दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव और आप सबका स्वागत है टू अनदर सेशन ऑफ सुनो ऑडियोज हेल्दी लिविंग एजुकेशन सीरीज. And today, friends, we have a very special topic that we want to talk about, and especially for the South Asian community, and it is related to colorectal cancer. Like breast cancer or cervical cancer, ये एक ऐसा कैंसर है जिसे हम अगर अर्ली डायग्नोस करें, स्क्रीनिंग करें तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. पर कई बार ऐसा होता है कि वी रियली डू नॉट टेक केयर ऑफ इट, और जब हमें रेक्टल ब्लीडिंग दिखती है तब हमें घबराहट होती है, तब हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर तक पहुंचते हैं तब तक काफ़ी बार बहुत देर हो चुकी होती है. और जब मैं बातें कर रहा था डॉक्टर सुशील रतन जी के साथ, अहमद के साथ, इसके बारे में, they were telling me how important the screening for this thing is and how we can really work on preventing it. As very much like breast cancer or cervical cancer, this is something that can be screened and can be prevented as such. और अहमद, एक हंसी वाली बात है कुछ किसी कारण से, और ये कारण आप लोग बताओगे मुझे क्योंकि यू गाइस आर एजुकेटेड इन दिस, कि 50 साल की जो उम्र होती है ना, आजकल दो चीजें होती है जब 50 हिट करो, वंडरफुल 50. एक हाथ में वो देते हैं बर्थडे कार्ड, हैप्पी बर्थडे, और दूसरे हाथ में देते हैं कि तुम जाके कोलोनोस्कोपी करा लो. That has become like a very correlation kind of a thing. अरे 50 साल हो गए तुमको, तुमने कोलोनोस्कोपी कराई अभी तक कि नहीं करवाई? मैंने तो 50 साल से पहले, हाँ मैंने तो 50 से पहले ही करवा ली थी, पर एक तरह का वो सर्टिफिकेशन तरह हो गया है. एंड इट इज द राइट थिंग टू डू. एक्चुअली इट इज एब्सोल्युटली द रिक्वायरमेंट and everyone should take it seriously. पर अहमद, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास जब पेशेंट आते हैं, do you see by the age, do you see by the gender, कब आप उन्हें रेकमेंड करते हो कोलोनोस्कोपी के लिए, और किस तरह से उन्हें डायरेक्ट करते हो उसके बारे में? कोई प्राइमरी केयर फिजिशियन के अंदर हमारे कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं, क्वालिटी मेजर्स हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्राइमरी केयर फिजिशियंस को मीट करने पड़ते हैं. और ये एक स्पेशल क्वालिटी इंडिकेटर है प्राइमरी केयर की प्रैक्टिस के अंदर. जब भी कोई हमारे पास आता है और 50 इयर्स को क्रॉस करता है, रिगार्डलेस वेदर मेल और फीमेल, उनकी स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी हम लोगों को रेकमेंड करनी पड़ती है, और उनको समझाना पड़ता है कि ये कितनी ज़रूरत है इस स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी की, क्योंकि कोलन कैंसर के प्रेवलेंस इज प्रीटी हाई इन वेस्टर्न सोसाइटी. और सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं, हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा है. इसको हम डिनाई नहीं कर सकते और इग्नोर नहीं कर सकते. तो यह डाइट जो है अब सारी इंडिया भी पहुंच गई है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह पे ये डाइट पहुंची हुई है, और उन लोगों के अंदर भी उतनी ही प्रेवलेंस है. तो स्क्रीनिंग की रेकमेंडेशन हमारी 50 साल से शुरू हो जाती है. बल्कि मैम ये सवाल करना चाहूंगा सुशील से कि सुशील, जब आप देखते हो पेशेंट को फ्रॉम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पर्सपेक्टिव, आपकी रेकमेंडेशन कैसे जाती हैं, या अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की रेकमेंडेशन को आप लोग कैसे फॉलो करते हो? थैंक यू अहमद. अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और दो और हैं सोसाइटीज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, उनकी सबकी रिकमेंडेशन एक ही है कि जब भी कोई 50 साल का होता है उसको कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए. अब मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग उन कैंसर के लिए करते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं. राजीव ने पहले ही मेंशन किया आपको कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर, बोथ ऑफ देम आर इन वुमेन. 85 साल से ये चल रहे हैं, और इनकी वजह से अगर आप देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में, हमारी पूरी पॉपुलेशन में इन दोनों कैंसर्स में कमी आई है और कंट्रोल हुआ है. सिमिलरली कोलन कैंसर विच इज आल्सो वेरी कॉमन, अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 2019 में करीबन 132,000 new cases of colon cancer were found and 50,000 people died of it. So it's a very important cancer. Number 2 killer है actually, अगर आप देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स में. हालांकि इसकी जो प्रेवलेंस है वो कम है बाकी ईस्टर्न कंट्रीज में अगर आप जाएं तो, लेकिन जैसे कि अहमद आपने बोला, इसकी जो प्रेवलेंस है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हर कंट्रीज में. एंड यू आर राइट दैट इट कुड बी बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डाइट.
बट सारे रीजंस हमें क्लियर नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन देयर इज नो डाउट कि नंबर बढ़ता जा रहा है, और अगर हम स्क्रीन कर सकें इसको और प्रिवेंट कर सकें इस कैंसर को, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। तो So, हाँ Ahmed, before we jump in more हाँ, into more details, हाँ, दो चीजें बहुत जरूरी। वन, शॉर्ट डिस्क्लेमर कि आज जो भी हम बातें करने वाले हैं, दिस इज अ चिट चैट with Dr. Ahmed Nawaz and Dr. Sushil Ratan, talking about the colorectal cancer, prevention, screening, diagnosis, etc. पर अगर आपकी कोई ऐसे सिम्टम्स हों, आप प्लीज अपने प्राइमरी फिजिशियन, अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही बात करें। आज की जो बातें होंगी, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस ओनली। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर सुशील रतन जी जो हमारे साथ हैं, ही इज अ बोर्ड सर्टिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट practicing in Greenbelt, Maryland. And thank you so much, Dr. Ratan, for joining us in today's session. And Ahmed Nawaz, आपको तो बहुत लोग जानते ही हैं, you have a family practice, practicing internal medicine physician. और मैं जो हूँ, मैं सिर्फ मॉडरेटर हूँ। मेडिकल के बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, जैसी आपकी डायरेक्शन होगी मैं उसी हिसाब से चलूंगा। पर जैसी बातें हमने शुरू की इसके बारे में, स्क्रीनिंग और अवेयरनेस के बारे में, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अहमद, कितने जो तुम्हारे पास पेशेंट आते हैं, क्या खुद वो आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब शुड आई गो फॉर कोलोनोस्कोपी, शुड आई गो फॉर स्क्रीनिंग, या कोई आप उनमें कुछ जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हो तो कुछ निकलता है या कुछ बात होती है तो आप उनसे कहते हैं कि प्लीज गो फॉर कोलोनोस्कोपी? राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हम एज अ गेट कीपर फेस करते हैं। मैं अगर साउथ एशियन कम्युनिटी की अगर आप बात करते हो, अनफॉर्चुनेटली हमें ये टॉपिक लेके आना पड़ता है, वो ये टॉपिक खुद डिस्कस हमारे साथ नहीं करते हैं। दूसरी कम्युनिटीज के अंदर अगर आप जाते हो तो वो ये डिस्कशन लेके साथ आते हैं कि मैं 50 साल का हो गया हूँ या मैं 50 साल की हो गई हूँ, डॉक्टर साहब मेरी कोलोनोस्कोपी को स्केड्यूल करवाओ या मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजो। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है, साउथ एशियन कम्युनिटी, अनफॉर्चुनेटली मैं ये देखता हूँ कि शायद कल्चरल बेसिस के ऊपर, रिलीजियस बेसिस के ऊपर हेजिटेंसी है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ, प्राइमरी केयर फिजिशियंस के साथ। तो हमें ये टॉपिक उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है, हेजिटेंसी खत्म करनी पड़ती है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि कितनी जरूरत है इस कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग टेस्ट की। उसके बावजूद हम कामयाब नहीं होते हैं। हमें दोबारा उनको रीच आउट करना पड़ता है। वो ऑलमोस्ट, इफ यू आस्क मी, एवरेज 4-5 महीने लग जाते हैं उनको कन्विंस करने के लिए कि कितनी जरूरी है इस टेस्ट को करवाना। तो मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगा अपने सुनने वालों को और कम्युनिटी को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये कैंसर प्रिवेंटेबल कैंसर है एंड ट्रीटेबल कैंसर है अगर टाइमली इसको पकड़ लिया जाए। और जब फिर कन्विंस कर लेते हैं तो वो फिर हम उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। और फिर एक प्रिपरेशन इन्वॉल्व होती है। वो मैं चाहूंगा कि सुशील अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि किस किस्म की प्रिपरेशन इन्वॉल्व है और ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास जब हम आपके पास पेशेंट रेफर करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो अहमद, ऐसा है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल राजी हूं कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे जनरल प्रैक्टिशनर ने, प्राइमरी डॉक्टर ने मुझे 1 साल पहले कहा था और मैं 1 साल से को टाले जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि अब उनको कोई और तकलीफ हो गई है और वो कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आप तो 51 साल के हो गए, आपने कोलोनोस्कोपी कराई? कहते हैं मेरे को बोला तो था डॉक्टर नवाज ने, लेकिन मैं टाल रहा था, लेकिन अब मुझे ये वाली प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मुझे आपके पास आना ही पड़ा। तो मैंने कहा फिर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोलोनोस्कोपी भी कर दूं या स्क्रीनिंग कर लूं? तो तब वो कहते हैं हाँ जी, अब तो मैं आ ही गया हूँ, आप कर दीजिए। तो ऐसा। दूसरी बात, मैं एक क्लैरिटी देना चाह रहा था यहाँ पे कि स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि आप स्क्रीन करते हैं आउट ऑफ पॉपुलेशन दैट हैज नो सिम्टम्स, और जब उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते और हमको सडनली कहते हैं कि आपको एक टेस्ट करना है जिससे अगर कोई खराबी होगी तो पता चल जाएगी, तो उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। तो वो स्क्रीनिंग सिर्फ कोलोनोस्कोपी से नहीं होती, देयर आर अदर टेस्ट आल्सो जो करे जाते हैं। वो स्टूल टेस्ट हैं, सीटी स्कैन है, लेकिन कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो कोलोनोस्कोपी के बराबर हो। उनसे बाकी चीजें, ये स्टूल टेस्ट में पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई केमिकल ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि शायद आपके अंदर पॉलिप हो। पॉलिप एक ऐसी चीज है जो एक छोटा सा समझ लीजिए बम्प है आपके कोलन में,
मैं आपको फोटो दिखाएंगे अभी राजीव, छोटा सा बम्प जो आपको लगता है जैसे आपके स्किन टैग होते हैं, कई बार निकल आते हैं गर्दन पे, वैसा सा लगता है देखने में, बिल्कुल इनोसेंट, कुछ नहीं होने वाला उसका। लेकिन क्योंकि वो एक तो अंदर है आपके कोलन के, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो है या नहीं है। दूसरी बात, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करता है और वो कैंसर बन सकता है। तो प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग से मतलब ये है कि हम अगर उसको ढूंढ लें इससे पहले कि वो कुछ बन जाए और उसको निकाल दें, तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। सो स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन का जो मतलब है वो ये है। तो सुशील, मैं फोटो दिखाऊं ताकि यू कैन शो दिस ब्यूटीफुल हाँ, कोलन एज वेल एज द कोलन विद द। राजीव, एक सवाल मैं पूछूं सुशील से। सुशील, अगर मैं जब पेशेंट तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन मुझे था कि ये ज्यादा जरूरी है अपने ऑडियंस को बताना कि इसकी प्रिपरेशन में क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, ताकि हम पिक्चर दिखा सकें कि कोलन को कितना क्लीन नजर आना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि ये जब हम शेड्यूल कर लेते हैं टेस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे ऑडियंस को, सुनने वालों को समझना चाहिए कि जो प्रिपरेशन होती है कोलोनोस्कोपी को, उसको सीरियसली लें। क्योंकि कोलन अगर क्लीन नहीं होगा तो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को चीजें क्लियर नजर नहीं आएंगी। तो उसकी क्लीनिंग का भी एक प्रोसेस है। हमें थोड़ा सा सुशील समझाओ, आपके क्या ऑप्शंस हैं क्लीनिंग के लिए जो हमारे ऑडियंस के पास अवेलेबल है। और अहमद, मैं सुशील से भी सुनना चाहूंगा फ्रॉम द मेडिकल स्टैंड पॉइंट, और फिर मैं अपने एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर कर लूंगा फ्रॉम द पेशेंट पर्सपेक्टिव। वैसा है कि प्रिपरेशन से बहुत लोग घबराते हैं और वो आते हैं मेरे पास तो ऑलरेडी उनको मालूम होता है। तो अगर उनसे पूछो कि कहते हैं कि हमें इसी से डर लग रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको मालूम कैसे चला? कहते हैं हमारे भाई ने बताया या हमारे दोस्तों ने बताया, या हमने इंटरनेट आजकल इतनी बड़ी चीज है, गूगल से वो सब ढूंढ लेते हैं कि प्रॉब्लम होती है। तो उसको समझाना पड़ता है। पहली बात तो जरूरत क्या है इसकी? जरूरत ये है कि आप सबको मालूम है कि जैसे हमारा इंटरनल ऑर्गन है उसके अंदर बड़े सारे सिक्रीशंस होते हैं, बड़े सारे एक्सक्रीशंस होते हैं जो जो कोलन को ढक के रखते हैं। स्टूल मैटर, फीकल मैटर है, उसको क्लियर करना होता है। जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे, छोटा सा स्किन टैग जितना पॉलिप जो है वो दिखेगा नहीं, और वो अगर दिखेगा नहीं तो उसको निकाल नहीं सकते। तो इसलिए क्लीनिंग करनी बहुत ही जरूरत है। अगर आप क्लीन नहीं होंगे तो, क्योंकि वो टेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को दोबारा आना पड़ेगा। तो उनको ये बताना कि ये मेरा आधा काम तो इसी से है, जो समझाना होता है पेशेंट को कि आप क्लीन करें, और इतना क्लीन होगा कि आपको नाज होगा कि आपके पास इतना क्लीन कोलन है। वही फोटो आप दिखाएं राजीव। मैं कुछ मैसेज रिप्लाई कर रहा था, परंतु फोटो दिखाता हूँ। चलो पहले मैं क्लीन कोलन की फोटो दिखा देता हूँ, और दैट विल देन आई विल टेल यू द शॉर्ट स्टोरी। That's called click of the whistle. ऐसा लग रहा है कि सर आपको दिख रहा है इसके अंदर की एक ट्यूब सी है, और उसके अंदर जो आपको रेड लाइंस दिख रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं आपकी। इतनी क्लियर ब्लड वेसल्स हैं जैसे आपकी आंख में होती है। अगर आप उसके शीशे के पास जाके देखेंगे आईने में, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। और ये दूसरी फोटो भी राजीव ने लगा दी है। राजीव, कैन यू पॉइंट आउट टू द टाइनी लिटिल पॉलिप दैट आई शोड यू अर्लियर? इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप, दिख रहा है आपको? आप दिखा सकते हैं? हाँ, ये I think I'm taking the cursor, but it's on the right side. मैं यहाँ कर्सर दिखा रहा हूँ, but I think cursor will not be showing it तो highlighted. ये इतना छोटा सा पॉलिप है कि आपको दिख भी नहीं रहा, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होगा और इस पे कोई भी लेयर जमी होगी तो वो दिखेगा नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको साफ करना। चलिए, मैं कोई एक पॉइंट बोलना चाह रहा था सुशील अपने ऑडियंस को कि ये मेरे पास बड़ी वन ऑफ द कॉमन कंप्लेंट के साथ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जिस दिन ये आप अपना टेस्ट स्केड्यूल कराते हो, इसलिए प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दिन आप ऑफ ले रहे होते हो, क्योंकि उसके अंदर आप वापस काम पे तो जा नहीं सकते। और अगर कोलन आपका सही तरीके से क्लीन नहीं होगा तो ये दोबारा रीस्केड्यूल कराना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम ऑफ दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 50+ ये एज ऐसी एज है जो सब काम कर रहे हैं, उसमें दे हैव टू टेक सम टाइम ऑफ। तो इसलिए बी वेरी सेंसिटिव कि प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो ये सारे ऑडियंस, आजकल जो प्रिपरेशन होती है, मैं आप बताना चाहूंगा, आजकल हम स्प्लिट प्रिपरेशन करते हैं। इसका मतलब हम 2 टाइम पे देते हैं प्रिपरेशन, और शाम को 6 बजे शुरू होती है। आप उससे पहले दिन काम कर सकते हैं। शाम को 6 बजे आपको एक छोटी सी, आजकल बहुत छोटा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर लेनी होती है, विच इज अबाउट
16 ounces ऑफ फ्लूइड, वो आप ले लें 1 घंटे के ऊपर। और उसके बाद आपको ये मैं इनकरेज करता हूँ कि पानी पिए, कुछ पिए। लोग कई बार पानी Right. पीने भी घबराते हैं, इतना ज्यादा पानी। तो मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आपका मनपसंद जो भी हो, Hmm. लेकिन उसमें कलर नहीं होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। आप अगर लेना चाहते हैं, आप कोकोनट वाटर ले लें, आप कोई भी, इवन मैं पहले अलाउ नहीं करते थे, लेकिन मैं तो अब कहता हूँ कि अगर आपको फिजी ड्रिंक भी लेना, आप ले सकते हैं। आप उसको पीते रहें, चलता रहे काम। और दूसरी ड्रिंक जो होती है वो रात को 12 बजे के बाद लेनी होती है। तो छोटी छोटी ड्रिंक्स है, बहुत बड़ी ड्रिंक नहीं है। और वो जमाना गया जब आपको पूरा 1 गैलन पीना पड़ता था। Guarantee है। अब गैलन नहीं पीना पड़ता। दैट हैज टेकन ओवर दिस, जो नई आई हैं, ये अब कम अमाउंट है और ज्यादा टॉलरेट होता है। मुझे तो मेरे गैलन ख्याल में पिला राजीव दिया। राजीव तुमने 12 बजे के बाद तो खूब मजा आया होगा। मुझे तो गैलन पिला दिया सुशील जी आपने। आई when I prepped for it, it was like पहले तो खाना बंद करना पड़ा, went to the liquid side, went to the laxative side, keep drinking water after water, keep draining out. और I think I lost close to 6-7 pounds, पतला चुकड़ा हो गया था मैं। I think the best way to lose weight, खाना भी बंद करवा दिया, पानी पिला के आई थिंक, और नहीं, लैक्सेटिव्स के थ्रू। फीलिंग होती है राजीव, लेकिन मतलब वो बेसिकली आप बिकॉज क्लियर हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, इसलिए आपको लगता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इट आल्सो उसके बाद। और जो Exactly. लेकिन बहुत सारे एक लोग बात तो तो ये ऐसा कहते तो हैं, नहीं है कि इट्स नॉट डूएबल राजीव। इतना ऑडियंस को ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन यू वेंट थ्रू एस, जो लोगों ने उसको एक हवा बना दिया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ जब हमने वो ड्रिंक पीनी है। इट्स नॉट ऐसे No, so इतनी I will बुरी tell चीज। you, Ahmed, as a patient, so I know you as a doctors will always advise, but as a patient also, I will say it is not the hawa. It is something that everyone should do it as part of the awareness and the screening. It is very important. And it is not that bad. It is really not that bad. एक बार no, किया and then you went through the cycle. And when you go, even when you go for colonoscopy, you go through the anesthesia, etc. एक सेकंड पहले डॉक्टर मेरे से बातें कर रहा था कि हाउ आर यू फीलिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, और दूसरे सेकंड जब मैंने आंखें खोली तो आई जस्ट रियलाइज्ड आई एम कमिंग बैक एंड एवरीथिंग वाज डन, एंड द नर्स सेड दैट oh my god, he has the one of the most clean, his colon looks so beautiful, that way she described it, मेरे को लगा मुझसे सुंदर तो मेरा कोलन हो गया है यार। नहीं, कई बार तो कहना पड़ता है कि इतना क्लीन है कि आप यू कैन यूज इट एज अ मिरर, यू नो। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा दोस्तों को, जब आप नींद से उठ रहे होते हो तो कोशिश करो कि अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड साथ खड़ी ना हो, क्योंकि मुंह से कई चीजें निकल जाती हैं। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ने एक्चुअली बिफोर वी स्टार्टेड द कोलोनोस्कोपी दे मेंशन कि वो रात की प्रिपरेशन लोगों ने कही थी, ऐसी तो खराब कुछ भी नहीं था उसमें। हाँ नहीं, So, सच्ची सच्ची कुछ खराब नहीं था, and everything was good. And within few hours after that, basically I think after coming back to senses, I was sitting there for an hour or so, and then I was ready to go back home. And yeah, next day it was back to work. And if it's so effortless and something that is not really hurting you that much, I as a patient would surely recommend everybody that if it can prevent colorectal cancer or screen it and be aware of it earlier, why not do it? But Sushil, मेरे को क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि what percentage you seriously think are the people who come for screening without having any kind of symptoms that makes them come to you? मोस्ट ऑफ Okay. मोस्ट ऑफ देम, जैसे अहमद बताएंगे कि मोस्ट ऑफ देम जो 50 इयर्स के होते हैं और उनके डॉक्टर ने बोला कि आप इट इज टाइम गो एंड गेट योर कोलोनोस्कोपी डन। कोलोनोस्कोपी इसलिए चूज करें, जैसे मैंने पहले मेंशन करा था, कि दिस इज द बेस्ट टेस्ट, गोल्डन टेस्ट फॉर द टाइम बीइंग फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ कोलन कैंसर। और जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए अलग टेस्ट है, उस पर बात करेंगे 1 मिनट के बाद। तो जो मोस्ट ऑफ दोज पीपल हु कम, दीज आर फॉर स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। जो दूसरी चीज है, व्हाट इज द अदर पार्ट ऑफ कोलोनोस्कोपी, व्हाट आर द अदर रीजंस, दीज आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपीज। डायग्नोस्टिक का मतलब हुआ कि कोई डॉक्टर नवाज के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तो 3 दिन से ब्लीड कर रहा हूँ, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहते हैं कि आप जाके डॉक्टर रतन से मिलो। तो वो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं जी हमारा एक्चुअली मेरी ब्लीडिंग तो 3 दिन से हो रही है, लेकिन इससे पहले भी हुई है। तो अगर ब्लड आपको कहीं भी दिखता है,
तो वो ठीक बात नहीं है, आपको जानना होता है, चाहे वो आपके नाक से आ रहा हो, मुंह से आ रहा हो, कहीं से आ रहा हो। और अगर आपके कोलन से आ रहा है, रेक्टम से आ रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉज पता चलना चाहिए, नहीं तो टाइम निकल जाता है। अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जिससे मैं पूछना चाह रहा था कि अब लेट्स अज्यूम कि जी कोलोनोस्कोपी हो गई, स्क्रीनिंग और उसके अंदर आपने कोई पॉलिप डिटेक्ट किया, पॉलिप आप जिस तरह आपने बताया डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक आल्सो एट द सेम टाइम, तो एक स्क्रीनिंग हो गई, एक डायग्नोसिस के लिए कोलोनोस्कोपी होगी, दूसरा आपने अगर छोटा सा पॉलिप देखा आपने निकाल दिया तो इट इज काइंड ऑफ अ थेराप्यूटिक अप्रोच थेराप्यूटिक। आल्सो एट द सेम टाइम। तो मेरा सवाल ये था कि आप पॉलिप नजर आ गया तो आप कितने अरसे बाद दोबारा रेकमेंड करते हो उन पेशेंट्स को कि उनको रिपीट करानी चाहिए कोलोनोस्कोपी? डू डज इट मैटर कि उस पॉलिप की टाइप क्या है, या फिर किसी किस्म का भी पॉलिप निकलेगा आपको? वो मैं रिकमेंडेशन सुनना चाह रहा था कि आप क्या रेकमेंड करते हैं उसके बाद। तो मैं रिकमेंडेशन के साथ ये भी ऐड कर देता हूँ, जो आपने मेरे से बात कही थी स्क्रीनिंग की, शायद मैं हाँ, जवाब देना भूल गया था, कि रिकमेंडेशन है 50 इयर्स ऑफ एज पे हम स्क्रीनिंग शुरू करते हैं, और ब्लैक्स के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए 45, बिकॉज हमने देखा है कि जब हम उनकी 50 इयर्स में करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी पॉलिप्स बड़े बड़े होते हैं। और अगर आपका कोई फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव को कोलन कैंसर या कोलन पॉलिप भी मिला हो, तो हम आपकी कोलोनोस्कोपी 40 में करना चाहेंगे, स्क्रीनिंग 40 पे करना चाहेंगे। और अगर आपके किसी रिलेटिव या फादर या मदर या ब्रदर को 45 इयर्स में हुआ है, तो उससे 10 साल पहले यानी 35 में करना चाहेंगे। तो 10 साल का दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि पॉलिप बड़ा स्लो ग्रो करता है, और 12 से 15 साल लगते हैं उसको कैंसर बनने में। लेकिन अगर आपके स्क्रीनिंग में कुछ भी नहीं निकलता, तो नेक्स्ट कोलोनोस्कोपी आपकी 10 साल में होगी। और अगर पॉलिप निकल आता है, तो 5 साल में होगी। माना कि आपको 3 या उससे 3 से ज्यादा पॉलिप निकलते हैं, तो कई बार हम 3 साल में भी करना चाहते हैं। और आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा, हम इन सारे पॉलिप्स की पैथोलॉजी करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। और माइक्रोस्कोप अगर कोई उसके अंदर स्पेशल किस्म के चीज दिखाता है, कोई फीचर्स दिखाता है, तो कई बार मेरे को पेशेंट को 6 महीने में भी बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो शो करते हैं कि ये कैंसर के दरवाजे पे खड़ा हुआ था, बना नहीं था, लेकिन उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ था। मैं इसकी एग्जांपल, राजीव, आप दिखा सकते हैं, एक थोड़ा एडवांस्ड किस्म का पॉलिप है, जो मैंने थोड़े दिन पहले ही करा था। This तो is the उसका, large pre-cancerous हाँ, picture जो भेजी स्क्रीनिंग, थी आपने। पिक्चर्स एक के बाद एक दिखा सकते हैं। तो आप देखें, इससे पहली वाली पिक्चर थी ना, जिसमें बिना उसके दिखाया है कलर के इसके बाद वाली है वो, हाँ, ये I'll जिसमें ब्लू show कलर that. तो मेरे पास ब्लू ये कलर चार है। ब्लू कलर नहीं। I have the clean one, the pre-cancerous one, after renewal, and So while pictures आप अपलोड कर रहे हो राजीव, तो मैं एक बात बोलूंगा जरूर से अपने ऑडियंस को कि जिस तरीके से डॉक्टर सुशील बीइंग स्पेशलिस्ट फ्रॉम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव रेकमेंड कर रहे हैं, उन रिकमेंडेशंस को प्लीज जरूर फॉलो करो। जब वो कह रहे हैं कि 3 महीने में कराना है या 6 महीने में कराना है या 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में, वो टाइम जो ड्यूरेशन आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट दे रहा है उस ड्यूरेशन की सिग्निफिकेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको इग्नोर मत करो प्लीज। तो आप ये जरूर गौर से सुनिएगा, जब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने आपको कहा है रिपीट कराने का और ड्यूरेशन की बात की है, वो ड्यूरेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये जो पॉलिप आपको दिख रहा है फोटो में, ये एक्चुअली थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं नीचे, वो मैंने इंजेक्ट करा है उसके अंदर, उसको सेपरेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये पॉलिप कैसा है। अब ये पॉलिप काफी बड़ा था, और आप देख रहे हैं कि करीबन 1/3 ऑफ द कोलन को इसने ऑक्युपाई किया हुआ है। इसकी अगली पिक्चर में आप देखेंगे वो खत्म हो गया, निकल गया है। yeah, I'll show you that picture. तो अहमद, बात ये थी कि जब ये डिफरेंट, ये देखिए इसके अंदर मैंने उसको पूरा निकाल दिया है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन भी है कि आप का बड़ा एडवांस पॉलिप भी है, तो उसके अंदर भी लोग ऐसे जो थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट है मेरे जैसे, जो हम इसको पूरा का पूरा निकाल देते हैं। अच्छा, जब ये निकल आता है, तो मैं इन पेशेंट्स को 3 महीने के बाद दोबारा बुलाना चाहता हूँ, देखने के लिए कि कुछ इसके अंदर साइड्स में कोई बच तो नहीं गया था, और उसके लिए उनको दोबारा आना पड़ता है। लेकिन
मैं ये भी कहना चाहता हूँ अहमद कि मैं अपने पेशेंट्स की दाद देना चाहूँगा, कि उनकी प्रेज़ करना चाहूँगा कि जब एक बार पहली बारी में कोलोनोस्कोपी से उनको डर लगता है, जब पहली बारी हो जाती है, तो उसके बाद वो फिर फ़ॉलो करते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज़ देन दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग। And education and awareness is the most important thing because agar pata ho ki we can go through the screening without significant hassle. Insurance also, like in US, we are 100% sure that insurance covers colonoscopy. And if you can go through the screening without major hassle and you can prevent this thing, what can be better than that? It's Yeah. all about education, right? Dr. Ratan, it's like Yeah, logon that ko is why pata. I think it is very important that what we are doing today or what I do usually, मैं तो different forums से जब भी मुझे चांस मिलता है, मैं तो I think I have visited lots of churches, I have gone there and spoken to them, और यही कहता हूँ कि आप जो है अपनी सेहत आपके हाथ में। अहमद knows about it, he talks to them about different other things, मैं तो सिर्फ कोलन कैंसर की बात करता हूँ। और लेकिन ये आपकी हेल्थ आपके हाथ में होती है, उसको आप इग्नोर ना करें। और जो आपको स्क्रीनिंग की बताई जाती है कि आपको कोई सिम्टम्स ना हो, तो भी आप डॉक्टर का कहना माने और काम करें। अहमद से बात हो रही थी, वो कहने लगे कि जैसे हम साउथ एशियंस में ये वाली फीलिंग होती है कि जब तक हमारा कुछ हुआ नहीं है, तो हम डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हाँ, नहीं है, वो फॉलो ना करें। मैं ठीक कह रहा हूँ आपसे? बिल्कुल। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सुशील, ये जो चीज़ है ना, जब ये स्क्रीनिंग की आप बात कर रहे हैं कि ये कि हम सिम्पटम्स को होने से बचा रहे हैं, कि कई बिल्कुल, दफ़ा कुछ बीमारियों के जब सिम्पटम्स हो जाते हैं, तो वो केसेस काफ़ी एडवांस हो जाते हैं। तो मेरा जी, कहना भी अपने ऑडियंस को ये है कि प्लीज़ जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उन गाइडलाइंस को फ़ॉलो करने का एक मतलब है, एक मकसद है। मकसद हमारा ये है कि जो ट्रीटेबल कैंसर्स हैं, एंड कोलन कैंसर इज़ वन ऑफ द कैंसर, अगर उसको अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ लेते हैं, जैसे आपने पिक्चर्स में दिखाया, सो वी कैन टेक केयर ऑफ इट और हमें आगे डिजास्टर से हम बच सकते हैं। एक बात बिल्कुल। पूछना चाह रहा था सुशील आपसे कि जो हमारे यूएसए की ऑडियंस है वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि जब हम कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग का ऑर्डर देते हैं एज अ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर करती हैं, तो या इनके डिडक्टिबल्स में आते हैं, इनके कोपेस में आते हैं या नहीं आते, आपको उसमें ज्यादा पता होगा। तो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी बाय फेडरल लॉ इज you don't have to pay anything. The insurance companies have to pay for it, and you are allowed at 50 years of ओके। age. अब सवाल आ जाता है कि साउथ एशियन पॉपुलेशन जो हमारे भाई बहन हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सारे, उनका क्या होता है? वो भी इंश्योरेंस से कवर्ड हैं जब वो यहाँ पर हैं। अब ठीक। सवाल ये होता है कि वो जो लोग पीछे हमारे बैक होम है, उनका क्या होगा? तो ओवरऑल जैसे बात चल रही थी कि ऑल्दो द ग्लोबलाइजेशन हो गया है, फिर भी कोलन कैंसर का जो प्रेवलेंस है वो काफी कम है उन कंट्रीज में। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो बढ़ रहा है। अब सवाल इस बात का नहीं है कि यहाँ ज्यादा लोगों को होता है, वहाँ कम लोगों को होता है, तो हमें स्क्रीनिंग कराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर आप करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके लिए जैसे मैंने शुरू में बोला भी कि आप स्टूल टेस्ट से शुरू कर सकते हैं। आप स्टूल टेस्ट करते हैं, आपके डॉक्टर, आपके प्राइमरी डॉक्टर कर देते हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं कि आप स्टूल टेस्ट कराएं। स्टूल टेस्ट डिफरेंट किस्म के हैं। एक में तो सिर्फ ब्लड को देखा जाता है कि अगर कोई ब्लड उसमें ऐसा तो नहीं है जो नहीं दिख रहा, अकल्ट ब्लड कहते हैं उसको। उसके बाद कुछ और टेस्ट आ गए, एक फिट टेस्ट है, वो भी चेक कर सकते हैं, इम्यूनोकेमिकल टेस्ट होता है। और तीसरा जो आजकल बहुत चल रहा है यहाँ पे, कोलो गार्ड कहते हैं उसके अंदर। कोलो गार्ड के लिए होता है कि वो जो पॉलिप्स से निकला हुआ टिश्यू है, डीएनए जो है, जीन मटेरियल, वो टेस्ट करा जाता है। ऑल्दो इन सब टेस्ट की अपनी एक लिमिटेशन है, वो ये है कि 90-92% तक पिक कर लेते हैं। दे आर नॉट एज गुड एज कोलोनोस्कोपी। इन एनी केस अगर ये इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आता है ना राजीव, तो आपको कोलोनोस्कोपी तो करानी ही पड़ती है, क्योंकि ढूंढने के लिए कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों जब आ ब्लड रहा आ रहा है या डीएनए आ रहा है। है? राइट। तो आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। अहमद अगर वो नहीं चाहते कि मैं सीधे कोलोनोस्कोपी करूं, उनको डर है, मैं तो उनको कहता हूँ नहीं भी कराना चाहते, एक बार मिल तो लें आकर। क्योंकि मिलने से बहुत सारे जो आपके जो दिमाग के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि आपके साथ 50 लोग हैं जो करवा रहे हैं, तो आपकी हिम्मत आ जाती है।
करानी। तो एक बात और मैं पूछना चाहता था सुशील कि जिस तरह हमारी साइड से साउथ एशियन एरिया साइड से कल्चरल और रिलीजियस इनहिबिशंस काफी हैं, और वो हमारी तहजीब ऐसी है कि उसको हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। एक बात मैं ऑडियंस को जरूर बोलूंगा कि एक पेशेंट का और फिजिशियन का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप होता है, और वो रिलेशनशिप इज वेरी सीक्रेट रिलेशनशिप। तो मैं अपनी फीमेल ऑडियंस को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइवेसी का कितना ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है जब इस प्रोसीजर को किया जाएगा, तो आई थिंक ये बहुत एजुकेशनल होगा हमारी ऑडियंस के लिए। ये बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने कि हमारे जो फीमेल पेशेंट्स हैं, लेडीज हैं, वो काफ़ी उनको इस बात से लगता है कल्चरल इनहिबिशन है, विच इज़ राइट, यू नो। लेकिन डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप जो है ना, वो उस कमरे से बाहर नहीं जाता। पहली बात तो ये है, चाहे आप मुझे जानते हैं नहीं जानते, इससे भी सवाल कोई फर्क पड़ता। कल अगर कोई कहता है कि वो मेरा दोस्त है, या लेकिन आपको किसी का नहीं मालूम कि मैंने किस पे कौन मेरा पेशेंट है कौन नहीं है, बिकॉज आई थिंक एक हमारी ओथ है, हमारी हिप्पा की जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, अहमद आप जानते हैं कि मैं हमारे मुंह से ये बात नहीं निकलती। मेरे घर में मेरी वाइफ को नहीं पता होता कि मैं उनकी सहेली को या उनके दोस्त को किसी को देख के आया हूँ। शी विल नेवर कम टू नो। तो जब उनको यही नहीं पता होता तो आगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी को मालूम चले कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दूसरी बात, जब उनकी प्राइवेसी की जो बात हो रही है, जब वो आते हैं उनकी जो उनको टोटल मेंटेन करा जाता है, उनकी पूरी इज्जत से उनको रखा जाता है अंदर, और कोई एक्सपोजर नहीं होता आपका। देयर इज नो एक्सपोजर, आप पूरी तरह से ढके होते हो, और एक सिवाय इसके कि वो ट्यूब आपके अंदर जाती है और उसके बाद स्क्रीन, टीवी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आता है, कोई आपको देख ही नहीं रहा होता। और वहाँ पे नर्स होती है साथ में जो पूरी तरीके से आप मेरा हेल्प कर रही होती है, और एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, मोस्टली फीमेन विमेन और मेन दोनों होते हैं, और वो टोटली जो है अपनी स्क्रीन को देख रहे होते हैं जहाँ पे आपके ब्लड प्रेशर और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो और आप टोटली आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दी जाती है, और किसी तरीके से भी आपको ये महसूस नहीं होने दिया जाता कि आपका इंटरनल एग्जाम करा जा रहा है। और जैसे कि आपने कहा, डॉक्टर के साथ एक खास रिलेशनशिप है। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जाएंगे ना, जाते तो ही हैं, सभी के पास जाते हैं। तो इसलिए इस बात की मैं पूरी तसल्ली देना चाहता हूँ। और ये हमारी साउथ एशियन कल्चर में ऐसा है कि विमेन जो है थोड़ी पीछे, उनको नॉलेज बहुत होती है, उनको मेन से ज्यादा नॉलेज है। मैं उनको इस बात की टोटल मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब वो आते हैं, अपने हस्बैंड को भी लेके आती हैं, उनको ज्यादा मालूम होता है, लेकिन खुद नहीं कराना चाहती हूँ, क्योंकि वही जो रीजन आपने बताया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनको भी उतना ही हक है उसी टेस्ट को कराने का जो शायद मेल्स को है। और इस बारे में बिल्कुल ही तसल्ली रखें कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको टोटल इज्जत दी जाएगी, टोटल रिस्पेक्ट दी जाएगी, और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके ये वाले टेस्ट हुए हैं। तो एक क्वेश्चन है सुशील वैशाली का आया है, are there new guidelines or recommendation for screening to start at 45 years? Was recently told that, is it for a specific population? Yes, I think I mentioned right in the beginning is that since we have realized that ये पॉलिप, अगर आपने फोटो में शुरू में दिखाया था कितना छोटा पॉलिप था कि दिख ही नहीं रहा था, और वो जब बड़ा हो जाता है तो कितना बड़ा हो सकता है, आराम से दिख जाता है। तो हमने ये नोट करा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है और ब्लैक पॉपुलेशन है, उनके जो पॉलिप्स हैं काफी एडवांस होते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि मैंने उनको 50 साल की 51 साल की उम्र में जब मैंने कोलोनोस्कोपी करी है तो उनको ऑलरेडी एक कोलन कैंसर पड़ा होता था। तो हमने जो तीनों सोसाइटीज हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग, और कैंसर सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने भी ये वाली रिकमेंडेशन दी है कि इनको 45 साल की उम्र में, 45 इयर्स की एज में उनकी कोलोनोस्कोपी होनी चाहिए। और दूसरी बात तो मैं बता ही चुका हूँ, अगर कोई भी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड गेट इट डन। And for women who don't have history or anything, family history or whatever, do they have a different age? Like for men, बताया कि 50 years नहीं, था. So both नहीं, men and women are 50 plus. एक मैं स्पेशल पॉपुलेशन की बात करना चाहूँगा। आपको मालूम है एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस in fact is very common, quite common in our part of the world, सबकॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में। जिन लोगों को अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हुआ है और उनके 7 साल हो चुके हैं, तो उनकी जो कोलन कैंसर की जो
प्रोबेबिलिटी है बहुत बढ़ जाती है, इनफैक्ट 20 टाइम्स हो जाती है। तो उनको कोलोनोस्कोपी करानी बहुत जरूरी है, चाहे वो 30 साल के हो या 32 साल के हो या 35 साल के। Wow. ये बात शायद इतनी कॉमन लोगों को नहीं मालूम, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, that was very informative. Thank you so much, Dr. एक Ratan. बात पूछना चाह रहा था मैं सतीश कि अगर फर्ज करो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज रिमिशन में है दवाइयों से, फिर भी उनकी प्रेवलेंस उतनी ही होगी जी कोलन कैंसर की? जी, तो रिकमेंडेशन तो ये है, अगर आपका 8 साल हो गए हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस को, पैन कोलाइटिस यानी कि प्रॉक्सिमल बिल्कुल ही एंड वाला रेक्टम में ना होकर अगर आपको बाकी कोलन में रही है पैन कोलाइटिस, तो 8 साल के बाद हर साल करानी पड़ती है कोलोनोस्कोपी। इतना ज्यादा चांस है कोलन कैंसर होने का। अच्छा, ठीक। और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक कुछ लिवर डिजीजेस भी हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस है, जिसका अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग नाता है। अगर आपको पीएससी है तो 80% ऑफ द पीपल विद पीएससी विल हैव अल्सरेटिव कोलाइटिस, चाहे वो माइल्ड फॉर्म में हो, और उन लोगों को भी कोलन कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए और सर्वेलेंस करानी। तो एक और क्वेश्चन है, do differences in diet make one or more susceptible to colon cancer, vegetarian versus non-vegetarian? तो अगर ये वाली बात होती है कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द इटियोलॉजीज ऑफ कोलन कैंसर, बहुत काम हुआ है, लेकिन कुछ भी हम ये कोई ऐसी चीज नहीं पकड़ी गई जिसपे हम अपनी उंगली रख सके कि दिस इज द रीजन फॉर कोलन कैंसर। बट अगर वेस्टर्न डाइट की बात हुई थी तो ये माना जाता है कि जो रेड मीट खाते हैं उनको ज्यादा चांस होता है, और मे बी दैट इज द रीजन कि प्लेसेस लाइक इंडिया जहाँ पे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, वहाँ पे कम है प्रेवलेंस। लेकिन मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है एज ए प्रोफेशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कि जो लोग पूरे वेजिटेरियन थे अपनी पूरी जिंदगी, उनके भी पॉलिप निकल आते हैं। तो कहना बड़ा मुश्किल है, ऑल्दो वी डू रिकमेंड कि आप जो है 50 साल की उम्र के बाद रेड मीट कम कर दें, मत खाएं, स्मोकिंग, मेरा मटन करी कीमा करी का सत्यानाश होने वाला। नहीं, आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाएं, खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब एक बार खा लेंगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी उसको बैलेंस करें। आप वेजिटेरियन खाना खाने, वेजिटेरियन से मेरा मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्जैक्टली, इंक्रीज योर ग्रीन इनटेक, या इंक्रीज योर फ्रूट्स। राजीव, जो वेजिटेरियन तुम्हारे घर बनता है ना, वो उसमें जो मसाले और जो घी वो इक्वली है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप ग्रीन वेजिटेबल खाएं तो फर्क तो पड़ता ही। आपका एक तो हाजमा ठीक रहता है, दूसरा आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन कम रहती है, ये चीज है। दूसरी चीज मैं जो कर रहा था बात, स्मोकिंग को भी इसमें इम्प्लीकेट करा गया, ओबेसिटी को इम्प्लीकेट किया गया। So that is great. So I would like to first of all thank, और सब सुनने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि if you are at that age, please do get screened, and of course Dr. Sushil Ratan ji का practice है green belt में. He's a board certified gastroenterologist, so feel free to reach out to him, reach out to your primary physician. But it's not a हवा, it's not घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। मैं खुद कह सकता हूँ, मैं इससे गुजर चुका हूँ, and it is something that we all should positively, proactively take care of it rather than waiting for the time when you're seeing the rectal bleeding or something. So go ahead, Ahmed. Yeah. एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा बिफोर वी एंड द कॉन्वर्सेशन, एक्चुअली डिस्कशन, कि जो हमारे ऑडियंस इंडिया, पाकिस्तान में या साउथ एशिया में हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग कराना मैं मानता हूं इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी ब्लड अपने स्टूल में नजर आता है या कभी वो वॉमिट करते हैं उसके अंदर ब्लड नजर आता है, तो उस ब्लड को इग्नोर मत करें। प्लीज अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं आप, ताकि डॉक्टर आगे फर्दर टेस्टिंग्स आपकी कराए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी की इग्नोरेंस है कि मुझे नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही हो गया। ऐसे नहीं होता, कोई वजह होती है, कोई रीजन होता है कि ब्लड नजर क्यों आ रहा है, तो उसको इग्नोर मत करो प्लीज, उसको एड्रेस जरूर करो और किसी एक्सपर्ट के पास जाओ उस चीज को एड्रेस करने के लिए। दैट इज मनी वेल स्पेंड। बाकी हम सारी जिंदगी हर चीजों पे पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन that is money well spent. We can easily prevent these monsters. Okay. Yeah, body always shows the sign. I totally agree with you. Blood तो खैर किसी को भी तंग कर देता है अगर कोई ब्लड देख लेता है. Certain things, if there is change in bowel habits,
you are losing हाँ, weight without knowing. These are also important things. So आप अपने डॉक्टर से जाके बात करें. सबको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है. मतलब बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं. मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर का कहना माने. अगर वो आपको कहते हैं कि इन फला डॉक्टर के पास जाना है या जिसके पास आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन जाइए जरूर. चाहिए, जाइए जरूर. बिल्कुल। That is the most important thing. And body always shows a sign. Body हमेशा कहते हैं कि बताती है हमें कि कुछ हो रहा है, प्लीज अपना ख्याल करो, प्लीज जाके डॉक्टर से बात करो, प्लीज टेक द राइट एक्शन. Yeah, We लेकिन tend to स्क्रीनिंग ignore it. स्क्रीनिंग में आपकी Screen is बॉडी very नहीं different. कहती, लेकिन आपको करना पड़ेगा. Exactly. And that age of 50, happy birthday and happy colonoscopy. Big कि- fat 50 तो हाँ, तो जैसे ही आप हिट करें तो immediately primary physician से बात करें, immediately you go through the route. But I think this information was very, very helpful. Thank you so much, Dr. Ahmed Nawaz, Dr. Sushil Ratan. Thank you so much for your afternoon. I'm sure all our watchers would appreciate your time and the information that you shared. If anyone would have any other question, please feel free to reach out to us. And as I said earlier, this was a chit chat with Dr. Sushil Ratan and Dr. Ahmed Nawaz. अगर आपके कोई symptoms हैं तो please consult your primary physician and your gastroenterologist. And with that, thank you. Have a wonderful Saturday afternoon. हम सब मिलेंगे अपने देखने वालों के साथ अगले सीरीज में, सुनो ऑडियो के हेल्दी लिविंग एजुकेशन सीरीज में. Thank you so much. Thank Thank you you very everyone. much. Thank you, Sushil. Thank you. Thank you all. Bye.